हुंडई का ये आईपीओ 1865 से 1960 के प्राइस रेंज के बीच रहने वाला है और इसके एक लॉट में मात्र 7 शेयर ही हैं। मतलब अगर लिस्टिंग 100 पॉइंट ऊपर भी होती है तो सिर्फ हमें 700 रुपए का ही प्रॉफिट होने वाला है। 2024 में तो इसके एसेट्स कम हो गए हैं, जरा देखते हैं इसका रेवेन्यू कैसा है। अरे यार, 2020 से अब तक, मतलब 2020 से 2024 के बीच की बात करें तो ऐसे केवल 5 आईपीओ आए हैं। जरा देखते हैं उनका हाल कैसा है। अरे भाई, इसका क्या हाल, और ये जीएमपी का क्या हाल हो रखा है। तो हुंडई का आईपीओ आज ओपन हो चुका है, जो कि 27 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में खास क्या है, क्योंकि ये 1865 से 1960 रुपए के बीच में जो है इसका प्राइस रेंज रहने वाला है। इसके एक लॉट में 7 शेयर है और इसकी लिस्टिंग होगी 12 अक्टूबर को। चूंकि होंडई ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा नाम है, इसीलिए इसका प्राइस भी उसी हिसाब से रखा गया है। बट हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आजकल आईपीओ का सक्सेस रेट ज्यादा हो चुका है, इसीलिए लोग इसे हाई रिटर्न के तौर पे देखते हैं। लोगों को लगता है कि आईपीओ में हम कम पैसा लगाते हैं और हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो कि आजकल सही भी है। पर जब ऐसे हाई वैल्यू हाई बजट के आईपीओ आने लगते हैं तो मन में थोड़ा डाउट आता है कि क्या हमें उतना रिटर्न मिल सकता है जितना आजकल हम आईपीओ से एक्सपेक्ट करते हैं। फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न मिलेगा और क्या होगा, ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमारी एनालिसिस सही होती है तो 90% ऑफ द टाइम हम भी सही रहते हैं। बट हमारे हाथ में क्या है, एनालिसिस के साथ साथ हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि हिस्ट्री में जब भी ऐसे हाई वैल्यू और हाई बजट के आईपीओ आए हैं तो फिर उस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि हिस्ट्री में जो हुआ है हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट करे, लेकिन हाँ, इससे हमें थोड़ा आइडिया तो मिल जाता है कि ऐसे आईपीओ में आखिर क्या हो सकता है, जिससे दिल को थोड़ी तो राहत मिलती है कि हाँ, ऐसा हुआ है तो अब ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल हिस्ट्री से थोड़ा तो आइडिया हम लगा ही सकते हैं। पर हाँ, ये सब जानने से पहले सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस सही होंगे तभी तो हम इसमें अप्लाई करने का मन बनाएंगे और फिर जाके बात आएगी कि हाई वैल्यू हाई प्राइस हाई बजट। तो आइए जरा अब हुंडई के फंडामेंटल एनालिसिस को पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग जीएमपी वगैरह की आगे बात करेंगे। बाकी मैंने आईपीओ की डिटेल तो आपको बता ही दी है कि कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है और लॉट साइज वगैरह बता दिया है। तो मैं ये बता दूं कि रिटेलर अगर आप हैं तो मिनिमम 1 लॉट से और मैक्सिमम 14 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल एचएनआई है तो मिनिमम 15 लॉट और मैक्सिमम 72 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई है तो 73 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया है लिस्टिंग वगैरह कब होगी। तो अगर इसके हम बैलेंस शीट की बात करें तो अगर सबसे पहले लाइबिलिटी की बात करें तो 2022 में 1140 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी थी, जो 2023 में बढ़ के 1158 करोड़ के आसपास हो गई और 2024 में घट गई है, 768 करोड़ के आसपास इसकी लाइबिलिटी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी कंपनी की लाइबिलिटी घट रही है। अगर इसके एसेट्स की बात करें तो 2022 में 28,358 करोड़ के इनके पास एसेट्स थे, जो कि 2023 में 34,573 करोड़ पे पहुंच गए और 2024 में ये थोड़ा सा घटा है, 26,350 करोड़ के आसपास हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात तो माननी होगी कि होंडई के लाइबिलिटी और एसेट्स के मुकाबले एसेट्स काफी ज्यादा हैं, जो कि कंपनी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की तरफ इशारा करती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि कम से कम 10 गुना के आसपास जो है एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 47,966 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 2023 में बढ़ के 61,437 करोड़ हो चुका है और 2024 में रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, 71,302 करोड़ का रेवेन्यू इनका हो चुका है। तो देखिए, फंडामेंटल तो वाकई बहुत स्ट्रांग है और जाहिर सी बात है, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है उनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते ही हैं। तो बिल्कुल अपने कंपनी अपने सेक्टर के हिसाब से काफी स्ट्रांग फंडामेंटल है, इसमें तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। फंडामेंटल में तो कंपनी एकदम पास है, टिप टॉप कंपनी है। जरा इसके जीएमपी पे नजर डालते हैं। देखिए फ्रेंड, जीएमपी को देख के थोड़ी सी चिंता होती है। 4 अक्टूबर को जीएमपी चल रहा था 370 रुपए, जो कि आज घट के 60 रुपए पे हो गई है। कल 13 अक्टूबर को
₹100 के आसपास जीएमपी था और आज घट के ये ₹60 हो गई है। तो इस कंपनी का जीएमपी तो बिल्कुल भी प्रॉफिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, जीएमपी हमेशा सही भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपनी फेल होती है क्योंकि जीएमपी अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको लेने का सोच रहे हैं तो फंडामेंटल को देख के आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि बस लिस्ट हो और लिस्टिंग गेन का फायदा उठाना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये आईपीओ आपके लिए है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बात हो गई जीएमपी की, एक हो गई फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल में तो कंपनी बिल्कुल पास है और जीएमपी में बिल्कुल फेल। तो इसको देख के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी ऐसे हाई बजट के आईपीओज आए हैं उनका क्या हुआ है, जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी मिल पाए कि हमें आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो 2020 से लेके 2024 तक ऐसी 5 कंपनियों का आईपीओ आ चुका है जिनका जो प्राइस था वो 1100 के ऊपर दिया गया था। तो आइए इन पांचों कंपनी को एक एक करके देखते हैं कि इन पांचों कंपनियों का आईपीओ का रिजल्ट क्या है, जिसमें से सबसे पहली कंपनी है ग्लैंड फार्मा। सो ग्लैंड फार्मा का आईपीओ नवंबर 2020 में आया था और इसका जो प्राइस था वो 1500 के आसपास रखा गया था। अगर बात करें लिस्टिंग डे के दिन की, लिस्टिंग डे के दिन इसने 23% का गेन दिया है। 1860 रुपए पे जो है लिस्टिंग डे के दिन ये ओपन हुआ था और बंद भी हुआ था इसी प्राइस के आसपास। तो आप देख सकते हैं इसके चार्ट को, मार्केट जो है ऊपर चलता गया। लिस्टिंग डे के दिन इसका हाई लगा था 2197 का और फिर मार्क इसका जो टोटल हाई है वो 4360 रुपए का है। मतलब सोचिए 1500 का आईपीओ 4360 तक ऊपर गया है और अब इसका जो करंट प्राइस चल रहा है ये 1692 का था। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई किए होते तो बिल्कुल आपका पैसा तो डबल करके इसने दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसका करंट प्राइस 1692 रुपए इसलिए चल रहा है क्योंकि इस शेयर को बीच में स्प्लिट किया गया था। और तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपने अगर ये आईपीओ में अप्लाई किया होता और अभी तक आपने इस आईपीओ को रखा होता, आपने बेचा नहीं होता, तो फिर ये कंपनी अभी तक आपको 76% का गेन दे चुकी है। हालांकि इसका हाई 4300 के ऊपर है, मतलब इसने आपका पैसा तो डबल कर दिया है, डबल क्या डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो ग्लैंड फार्मा तो इस रेंज में पास होता है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ जो है कार्टरेट टेक। सो कार्टरेट टेक की आईपीओ जो आई थी वो अगस्त 2021 में आई थी। 1618 रुपए के आसपास का प्राइस इसका आया था और मैं बता दूं कि जो लिस्टिंग हुई थी वो भी 1618 की ही हुई थी और उसके बाद ये शेयर गिरने लगा और पहले ही दिन आपको 7.5% का लॉस देता है। तो लगातार ये शेयर गिर रहा था और गिरते हुए इसका जो है स्प्लिट कर दिया गया। यहाँ पे इसको स्प्लिट किया गया और अब इसका जो प्राइस है वो 968 रुपए के आसपास चल रहा है। चूंकि स्प्लिट किया गया, प्राइस कम कर दिया गया, तो ज्यादा इन्वेस्टर इसमें आए और ये मार्केट फिर ऊपर गया। अगर अभी के स्टेटस की बात करें, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया होता, आपको आईपीओ मिला रहता, तो अभी अगर आप इसमें बन के रहते तो इसने आपको 368% का प्रॉफिट दिया है क्योंकि स्प्लिट कर दिया गया। स्प्लिट होने के बावजूद ये शेयर 968 के आसपास आ गया है। तो बिल्कुल हाँ, इस शेयर ने भी आपको प्रॉफिट दिया है, लेकिन लिस्टिंग डे के दिन प्रॉफिट नहीं दिया है। बहुत लंबे समय तक आपको बने रहना पड़ा है। 2021 से 2024 चल रहा है, लगभग 3 साल से इन्वेस्टर इसमें बने हुए हैं, उन लोगों को ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नायका। बहुत पॉपुलर है और भर भर के इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया है इसने, जो कि एफएसएन ई कॉमर्स के नाम से लिस्टेड है शेयर मार्केट में। और मुझे लगता है कि काफी लोगों ने नायका में अभी आईपीओ डाला भी होगा। ये इस कंपनी का आईपीओ आया था नवंबर 2021 में। 1125 रुपए के आसपास का आईपीओ ये आया हुआ था और मैं बता दूं कि लिस्टिंग ही इसकी काफी जबरदस्त थी। 2208 रुपए के आसपास इसका लिस्टिंग डे के दिन ही हाई बना था, मतलब आपका पहले दिन ही पैसा डबल हो गया था। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसने जबरदस्त लिस्टिंग गेन दिया था। इस शेयर को भी स्प्लिट कर दिया गया और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 193 रुपए चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा प्रॉफिट इस शेयर ने दिया है चूंकि स्प्लिट कर दिया गया था। और अगर आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो हाई था ना वो 433 रुपए का था और अब ये शेयर 192 रुपए का चल रहा है। हाँ, अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है, बट जो भी इसमें आईपीओ जिनको मिला होगा उनको पूरा मौका मिला था काफी अच्छा पैसा बुक करने का और काफी अच्छे प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था और अभी तक आप बने हुए हैं तो इसने आपको -92% का जो है लॉस दिया है। 92% मार्केट जो
जो है 92% ये शेयर अपने प्राइस से गिर चुका है। बट कोई नहीं, आपको मौका तो पूरा मिला था बुक करने का। तो मैं इस शेयर को न्यूट्रल में रखती हूँ। तो आइए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारे चौथे नंबर के शेयर को देखते हैं, जो कि है पीई इंफो सिस्टम्स का। शेयर मार्केट में ये शेयर आपको मैप माई इंडिया के नाम से मिल जाएगा। इस शेयर का आईपीओ दिसंबर 2021 में आया था, जो कि 1033 रुपए के आसपास इसका प्राइस था। और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 2152 रुपए का चल रहा है। ये शेयर लिस्ट हुआ था 1785 रुपए पे। मतलब आप सोचिए 1033 का शेयर 1785 पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट लिस्टिंग डे के दिन भी आपको मिल गया था। और अगर आप अभी तक भी बने हुए हैं तो अभी ये 2150 का चल रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। इसका हाई जो है 2750 के आसपास का है। तो ये शेयर तो बिल्कुल पास है इस लिस्ट में, क्योंकि ये लिस्टिंग डे के दिन भी प्रॉफिट दिया है और अभी भी प्रॉफिट में ही है। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 210% का इसने आपको गेन दिया हुआ है। तो इस लिस्ट के आखिरी शेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मुझे पता है आप में से कई लोग जानते होंगे, पेटीएम, जो कि शेयर मार्केट में 197 कम्युनिकेशंस के नाम से लिस्टेड है। बहुत सारे लोगों ने इसके आईपीओ में पैसा लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन के से कि मैंने उसमें पैसा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ा मतलब फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने पैसा नहीं लगाया था। तो अगर बात करें पेटीएम की, तो मुझे पता है काफी लोगों को मिला था ये आईपीओ, और जिनको भी मिला था वो काफी दुखी हैं। इसका आईपीओ नवंबर 2021 में आया था, और 2000 जो कि 2150 रुपए के आसपास ये प्राइस में आया था। काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था ये आईपीओ पहले से ही। मतलब इस लिस्ट में आप देखिए सबसे महंगा आईपीओ है, 2150 के आसपास का ये आईपीओ आया था। और उसके बाद जब लिस्ट हुआ ना, तभी सबके होश उड़ गए। 1564 रुपए पे लिस्ट हुआ। मतलब लिस्ट होते ही 27% के लॉस के आसपास आपको दे रहा था। और वो दिन है और आज का दिन है, मतलब अभी तक उसने अपने इन्वेस्टर को एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं दिया है। जबकि शेयर मार्केट कितना ऊपर गया है, और अभी इसका प्राइस 718 रुपए पे चल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी 66% के लॉस के आसपास में इन्वेस्टर्स इसको रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये अपने प्राइस पे आएगा तो वो उसको सेल करेंगे। इस लिस्ट में सबसे बकवास आईपीओ यही है, इसको तो मैं रिजेक्ट करती हूँ। बिल्कुल बकवास आईपीओ था, इतना ओवर वैल्यूड था। बट उस समय पेटीएम का बहुत ज्यादा क्रेज था, और बहुत ज्यादा ऐसे गूगल पे वगैरह नहीं आए हुए थे, तो सब लोग पेटीएम पेटीएम ही करते थे। इसकी वजह से नाम का फायदा उठा के इसने ओवर वैल्यूड में जो इसने ओवर प्राइस रखा आईपीओ में, और उसके बाद जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। बट हाँ, अभी जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो पहले से काफी ज्यादा सही हुए हैं। और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट में भी डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्दी पेटीएम जो है अपने प्राइस पे आने वाला है। आई विश कि वो अपने प्राइस पे आ जाए, और जिनको लॉस हो रहा है, जो इतने साल से वेट कर रहे हैं, वो निकलने का उनको चांस मिले। तो अगर इन पांचों का आप रिव्यू लेंगे तो देखिए, एक तो मैंने न्यूट्रल में कर दिया था, दो प्रॉफिट में है और दो लॉस में। तो अब कुल मिला के तो 50-50 का टाई हो गया है। कुल मिला के तो 50-50 टाई हो गया है। तो होंडई क्या करता है ये तो आगे देखने वाला होगा। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें होंडई में, तो देखिए होंडई फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और इसके जो कंपटीशन है बहुत बड़े-बड़े हैं, महिंद्रा, टाटा। मैं मानती हूँ बड़े-बड़े हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा है ना कि सारे सारे जो ब्रांड है वो अपने आप में आगे आगे चलते रहते हैं। होंडई एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और अपने कंपटीशन में बहुत अच्छा कॉम्पिटिट कर रहा है। खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में होंडई का अच्छा खासा नाम होते जा रहा है। ये अच्छी चीज है कि वो अपने कंपटीशन को मैनेज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें होंडई के फाइनल डिसीजन की और फाइनल रिव्यू की, तो कुछ प्रो एंड कॉन्स मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं। देखिए, थोड़ा तो कंफ्यूज करने वाला आईपीओ है, क्योंकि जीएमपी देखेंगे तो लगातार घटते जा रहा है, हाई प्राइस का आईपीओ है, थोड़ा रिस्की आईपीओ है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला आईपीओ तो है, क्योंकि जीएमपी भी इसका लगातार घटते जा रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम मैंने बोला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरा, अगर अब प्रॉब्लम वाली बात मैं बोलूं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल और गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी के हिसाब से आपको चलना होता है। तो चीजें बहुत ज्यादा जो है जल्दी जल्दी बदलती हैं, खासकर अगर आप एक इंटरनेशनल कंपनी है तो।
और Hyundai तो एक इंटरनेशनल कंपनी है। आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ गई है, वो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर को माथापच्चीसी करना पड़ता है। हीरो जैसे, टाटा जैसे बड़े नाम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स को लेके। और Hyundai के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है कि सेमीकंडक्टर को लेके टेंशन जो है कंपनी में बनी रहती है। बट ये तो कुछ बुरी बातें थी, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो Hyundai इंडिया में बड़े नामों में आता है। हाँ, महिंद्रा, टाटा जैसा तो नहीं, लेकिन Hyundai भी अपने आप में एक बड़ा नाम है कार के सेक्टर में और खासकर ईवी के सेक्टर में। तो Hyundai एक नाम बनते जा रहा है इंडिया में। दूसरी अगर मैं अच्छी बात करूँ तो जो ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन इसने हाल ही में तमिलनाडु में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया है, जहाँ पे वो बाहर से पार्ट्स को लाते हैं और वहां पे असेंबल करते हैं। तो काफी हद तक जो है वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं और बनाने भी लगे हैं। तो फ्यूचर के लिए ये एक अच्छी बात है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक अच्छा खासा नाम Hyundai ने बनाया है और वो आगे जो है अपने आप को इम्प्रूव करते ही जा रहा है। और आपको भी पता है कि ग्लोबल ट्रेंड आजकल ईवी का ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो हाँ, ईवी में अच्छा खासा नाम इसने अपना बना लिया है, इंडिया में भी अच्छा नाम बनाया है और आगे ये इसी दिशा में काम कर रहा है। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, कमाल के फंडामेंटल्स हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है फंडामेंटली इस कंपनी में। तो मुझे लगता है कि बहुत मिला-जुला रिएक्शन है। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसीलिए इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है कि ये आईपीओ कहाँ पे लिस्ट होगा। अगर ये नीचे लिस्ट होता है तो फिर एक अच्छे प्राइस पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि पेटीएम की तरह ही मुझे इसके प्राइस के हिसाब से लगता है कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसका वैल्यूएशन थोड़ा ओवर लगता है मुझे। तो अगर ये नीचे आता है तो फिर मैं बिल्कुल इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगी लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आईपीओ में जिस प्राइस रेंज में ये आया है मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिला जुला रिएक्शन बिल्कुल इसको देखने को मिल रहा है। तो आई होप मैंने इस आईपीओ से रिलेटेड सभी पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं और अब आप अपने लिए डिसाइड कर, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, बट आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।